मेरे साथ दो बड़ी हस्तियां जुड़ी हैं। सबसे सुपरिचित चेहरा अनुसूचित जाति जनजाति के एजेंडे को सबसे आगे बढ़ाने वाले प्रमुख चेहरे में शांत प्रकाश जाटो जी हैं, और हमारे दूसरे साथी हैं वो है डीके गिरी, प्रोफेसर डीके गिरी। जेएनयू में कभी हमारे साथ थे और बाद में वहीं से पीएचडी की, लंदन से भी दूसरी पीएचडी की, यानी डबल पीएचडी, और सामाजिक चेतना को जगाते रहते हैं। उनका एनजीओ वगैरह भी है। तो डीके गिरी साहब और शांत प्रकाश जाटो जी, तो सबसे पहले शांत प्रकाश जाटो जी से हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक विषय को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं और उसके बैकग्राउंड को भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हुआ क्या है। थोड़ा समय पहले यानी 20 तारीख को ही एक आदेश हुआ था केरल में। 20 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड है, उसने एक नया सर्कुलर जारी करके एक आदेश दिया था कि आप संघ के जो लोग हैं वो वहां पर किसी तरह के शाखा वाली गतिविधि या पोस्टर या हथियार प्रशिक्षण, इस तरह की किसी भी चीज को मंदिर परिसर में, जो देवस्थानम से जुड़ा हुआ मंदिर परिसर है, वहां पर वो सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई शाखा नहीं लगनी चाहिए। और इसके पीछे वो उच्च न्यायालय का, केरल उच्च न्यायालय का निर्देश था, जिसको उन्होंने उसके हवाले से कहा था कि कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई उसका आदेश का उल्लंघन करता है, तो हम उसे कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे। तो इन चीजों को लेके एक बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड से कहीं न कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत नाराज थे। और वो अवसर था, कल वो अवसर था जब शस्त्र पूजा के दौरान उन्होंने साफ साफ माकपा के पे ही हमला किया, क्योंकि आप सब जानते हैं केरल में सरकार किसकी है, और माकपा को निशाने पे लेते हुए और सीधा सीधा मार्क्सवादी सांस्कृतिक विंग जो है उस पे वो निशाने में लिया और कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, देश में जो कलह का वातावरण है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही लोग हैं, यही लोग हिंसा करा रहे हैं। तो शांत प्रकाश जाटो जी से मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या, उनका क्या रुख है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन चीजों से। जी शांत प्रकाश जाटो जी। देखिए, जिस तरीके से केरल में जो आदेश आया, वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, कोर्ट का आदेश है तो उसको अपील है, सब चीजें उसमें जाया जा सकता है, मगर इनफैक्ट क्या है कि इस प्रकार की रोक जो है, शाखा नहीं लगना, शाखाएं जो है वो कहीं भी किसी तरीके की समाज में अराजकता नहीं फैलाती है, बल्कि राष्ट्रवादी एकता को ही बल और मजबूती देने का काम करती है। मैं शाखाओं से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पर कहीं इस प्रकार की कहीं गतिविधियां नहीं है जो किसी भी सूरत में समाज में विभेद पैदा करती है। और मैं तो तमाम ऐसी मेरे साथ में शाखा पर लोग रहे जो मुस्लिम भी हैं, अन्य समाज के, अन्य धर्म के लोग भी हैं, और सब एकता के साथ में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि जिस तरीके से इसी के साथ में एक मणिपुर का जो विषय है वो भी निकल करके आ रहा है, तो हर जगह हम देख रहे हैं कि जहां मार्क्सवादी या वामपंथियों का बोलबाला है, वो लोग अपने तरीके से वहां पर उपद्रव कराना, समाज में अराजकता पैदा कराना, इस प्रकार के तमाम प्रयत्न कर रहे हैं। मणिपुर जो है कुकी और मैतेई समूह का एक मिला जुला बहुत पुराना, वर्षों से जो है ना वहाँ पे वो स्टेट है और सब मिलकर के रह रहे हैं, मगर वहाँ स्थितियां ऐसी हो गई कि जहाँ मिलकर के रह रहे हैं वहाँ पे अराजकता ने अपना स्थान बना लिया। और जब हमारे स्वयंसेवक वहाँ जब काम कर रहे हैं, उसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ में जो कहीं भी मतभेद है उनको खत्म करना, मनभेद ना हो किसी भी सूरत में, इस भाव के साथ में वहां काम कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद कुछ ना कुछ शक्तियां जो बाहरी है वो उसमें अपना जहर घोलने का काम कर रही हैं। वहां के लोगों को लड़ने की फुर्सत नहीं, काम काज से और आपसी सद्भाव से रहने का जो है वो स्टेट था। मगर आज वहां पर जिस तरीके से वामपंथियों ने वहां पर अपना काम करना शुरू किया है, बाहरी शक्तियां जिस तरीके से वहां फंडिंग भी कर रही हैं, ऐसी चीजें नजर भी आ रही है और वो जांच में कई चीजें स्पष्ट हो भी रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो जो लोग इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं
उनके ऊपर भी अंकुश लग पाएगा। मगर आज जरूरत जो है आपसी सद्भाव और सुविचार के साथ में जो है देश के अंदर जो वामपंथी ताकतें हैं उनसे लड़ने की। प्रोफेसर श्याम प्रकाश जाटव जी, एक दूसरी बात यह है कि कल्चर को आप चुनाव में बदल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मोहन भागवत जी ने कहा, कल वाले बयान को ही मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रवेश करेंगे, है ना, और गर्भगृह में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। उद्घाटन के दिन वहां हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए जो जहां है वहीं के राम मंदिर से का कार्यक्रम आयोजित करें। तो क्या इस राम मंदिर की टाइमिंग जो है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की चेष्टा की गई है चुनाव से, जो खासकर लोकसभा चुनाव जो सबसे बड़ा हमें कहना चाहिए कि पर्व है, उसमें रामलला का क्या योगदान होगा? रामलला का नैरेटिव कैसे संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी गढ़ने की कोशिश करेगी? इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मोहन भागवत जी ने बात कही पूरे देश के जो राम भक्तों को कि वो उनकी जो आराधना है वो वहां पहुंच करके नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के मंदिरों में रह करके और उस पर्व को या उस वो जो समय है उसको मनाएं। अब बेसिकली आप ये देखिए कि ये देश जो है वो राम के ही अनुयायियों का देश है। हमारे नाम के साथ में राम है। हमारे दादा परदादा, मेरे दादा का नाम टीकाराम, परदादा का नाम तुलसी राम, नानी का नाम रामकली, नाना जी का नाम रामदास। नाम के आगे राम, राम के पीछे राम, घट घट में राम। तो स्वाभाविक बात है कि राम के प्रति जो आस्था है वो राम के प्रति आस्था वो कटु सत्य है और किसी भी सूरत में ये किसी चुनाव के कारण से कम या ज्यादा होने वाली नहीं। और जिस तरीके से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, स्वाभाविक बात है कि उस वक्त में राम चाहे वो पर्दे में रहे, चाहे वो फटे टाट में रहे, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई। हमने देश के संविधान का और देश की जो एकता है उसका पूरा ख्याल रख करके हमने उस समय का इंतजार किया जो अब जनवरी में आने वाला है। और जाहिर सी बात है जनवरी में जिस वक्त में उस मंदिर का जो शिलान्यास होगा, रामलला का और गर्भगृह में जो है पदार्पण होगा, ये सब चीजें एक अपने आप में बहुत खूबसूरत और अनूठी है। चुनाव मैं समझता हूँ अप्रैल मई में होने वाला है, अप्रैल में होगा और उसको 3 महीने 4 महीने पहले राम मंदिर के साथ जोड़ना वो किसी सूरत में चुनावी वो नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि राम की कृपा से ही सब चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं आज देश में। जिस तरीके से हमारी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में वो विकास के जो काम कर रही है और जिस बेहतर तरीके से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, हम उस आधार पर चुनाव में जा रहे हैं और उसी आधार पर हम चुनाव जीतने वाले हैं। राम का तो हमेशा हमारे साथ में साथ रहेगा और राम तो हर चुनाव में हमारे साथ में रहने वाले। देखिए, राम को हम ठीक से विश्लेषण करें, राम को जानने की चेष्टा करें तो राम के समय सबरी भी थी, राम के समय निषाद राज भी थे, राम के समय दलित उत्थान का, खासकर अनुसूचित जाति की हम बात जो आज की तारीख में करते हैं, क्योंकि आपको दलित शब्द से आपत्ति होती है तो मैं इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति की बात मैं कर रहा हूँ। तो राम के समय तो काफी दबे कुचले समाज के निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा हुई थी। अब मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, तो उनके संघ की जो श्रृंखला है उसमें कोई दलित शीर्ष पद पे क्यों नहीं है? कोई दलित सरसंघ चालक इस देश में आज तक क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न आपसे बहुत दिन से पूछने की इच्छा थी, आज एक अवसर है तो मैं पूछ रहा हूँ इस प्रश्न को। देखिए, ये शायद हमारी कई बार इस अंदर में मैसेंजर पर थोड़ा बहुत बातचीत हुई है, मगर मैं फैक्ट बताऊं
जो जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली आप अनुसूचित जाति के किसी स्वयंसेवक को देखना चाह रहे हैं कि वो स्वयंसेवक उसमें ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्तर पर है या नहीं। किसी स्तर नहीं है, वहाँ जहाँ मोहन भागवत जी हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली वहां पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोग पीछे हैं वो लोग जरूर आगे आएंगे, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी जाति के कारण से नहीं बल्कि राष्ट्रवादी निष्ठा के साथ में चलने वाले कार्यकर्ताओं की ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ हमारे साथ में तमाम ऐसे पदाधिकारियों को मैं जानता हूँ जो अनुसूचित जाति के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो संघ में प्रमुख ओहदों पर भी हैं। तो इसलिए चूंकि इन सब चीजों को उजागर करना ठीक नहीं होता, वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। मगर मैं बहुत पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमने कहा कि अनुसूचित जाति में जैसे वो राम जी के समय में शबरी जो है वो आपने कहा कि वो नीच जाति से थी, तो मैं नहीं समझता कि जो वर्तमान में अनुसूचित जातियां हैं, ये जातियां उस वक्त में राम जी के समय में जो है किसी स्तर पर थी। ये तमाम जातियां वो जातियां हैं जिनको 1911 के बाद में कैटेगराइज किया गया, हिंदुओं को कैटेगराइज किया गया, हिंदू, आदिवासी और क्या नाम है डिप्रेस्ड क्लास में बांटा गया। और उनको 1935-36 की जो सूची बनी उसमें कुछ जातियों को 429 जातियों को अनुसूचित मतलब सूचीबद्ध किया गया, जिसको अनुसूचित जातियां कहा गया। उस वक्त 429 जातियां शामिल की गई थी। और पुष्परंजन जी, मैं एक बात और बताऊं आपको कि उस वक्त में जिन जातियों को शामिल किया गया वो उस वक्त की क्षत्रिय जातियां थी। महार जाति सबसे दबंग और मजबूत जाति हुआ करती थी, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ताल्लुक रखते हैं। वो योद्धा हुआ करते थे। महार के कारण से ही महाराष्ट्र का नाम, अगर महाराष्ट्र का संधि विच्छेद करें तो महार धन राष्ट्र, उसकी मजबूती ताकत के कारण से महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र हुआ। वो अछूत या अस्पृश्य जातियां नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स का बहुत सहयोग किया उस वक्त में देश में उनको बचाने में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वहां के राजा लखन पासी हुआ करते थे, पासी समाज के हैं, और उनके पिता बिजली पासी ये यहाँ के शासक हुए। और वो लोग, वो जाति जो पासी जाति है वो आज अनुसूचित जातियों में है शामिल। और एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, झलकारी बाई, जो झांसी के रानी लक्ष्मी बाई की जगह वो उनकी सेनापति थी उनकी टोली में। वो क्या नाम है कोरी समाज से थी, और आज कोरी समाज जो है वो अनुसूचित जाति में। झलकारी बाई जिनकी ताकत के कारण से, थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूँ जाटो साहब। हाँ, आपसे बस एक सवाल का और एक जवाब चाह रहा हूँ, वो ये कि क्या संघ प्रमुख कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, संघ प्रमुख राष्ट्रवादी विचारधारा का सब समाज को जोड़ करके रखने वाला ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। और उसमें अनुसूचित जाति ये कोई कैटेगरी नहीं है। अनुसूचित जातियां, ओबीसी जातियां ये बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, मगर ये खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आपसी सद्भाव के साथ में चलना चाहिए, चलता रहेगा। और ऐसी विचारधारा का ही व्यक्ति हमारा संघ प्रमुख रहे। चलिए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे पाए, लेकिन एक एक प्रश्न आप दोनों से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस विषय को उन्होंने उठाया कि मार्क्सवादी जो है वही सारा फितने की जड़ है, तो उस चीज को क्या आप उससे सहमत हैं? अगर हैं तो पहला प्रश्न श्याम प्रकाश जाटो जी से मैं पूछना चाहूंगा, अंतिम प्रश्न, कि अब तक इतने सशक्त सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो मार्क्सवादी तो आप बहुत कम रह गए, मुट्ठी भर रह गए आप लोगों की नजर में। वो मुट्ठी भर इतने बड़े ताकतवर शासन को चुनौती दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट इससे बिल्कुल डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं ठीक से चुनाव भी हम गलबल के राज्यों में नहीं करा पा रहे हैं। और उसकी वजह से ही आप ध्यान दीजिएगा कि
कहीं न कहीं जो नॉर्थ ईस्ट की एक ही स्टेट है जो इस समय चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया कि मोदी जी के साथ मैं मंच शेयर नहीं करूंगा क्योंकि चर्चों का नुकसान किया गया है और ये हमारी राजनीति को खराब कर रही है कहीं न कहीं से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन चीजों को लेकर? देखिए, जो परिस्थितियां हैं पिछले 9-10 वर्ष 9.5 वर्षों में जो भारत में जो हालात हैं वो जिस तरीके से बिगाड़ पर थे, जिस तरीके से हमने कश्मीर की स्थिति को देखा, कश्मीर के बारे में एक ही बात कही जाती थी कि किसी सूरत में वहां पे स्थितियां नहीं बदल सकती, मगर हमने उन स्थितियों को बदलते हुए देखा भी और आज वहां पर पहले से बहुत बेहतर माहौल है। वहां का आवाम भी जो है बिल्कुल अपने जो हालात थे उससे मुक्त हो करके आज वो प्रगति की ओर चल रहा है। ठीक उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर कुछ ताकतें जो है वामपंथी ताकतों का मतलब ये है कि सीधा सीधा जो विदेशों से पोषित जो ताकतें हैं और हमारे देश में अशांति का माहौल बनाना चाहती हैं, मेरा मकसद उससे है, उसमें लेनिन या मार्क्स या जो भी कुछ है जो ताकतें हैं वो काम कर रही हैं, तो उनका काम इन क्षेत्र में भी रहा जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट जो है उनमें। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमने कश्मीर में स्थिति को अपने कंट्रोल में किया वही चीज यहाँ पर भी है। और वहां भी जिस तरीके से अमित शाह जी ने प्रवास किया 3 दिन का, तमाम मंत्री वहां पर प्रवास कर रहे हैं और लगातार उन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त में जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन सब चीजों को वहां पर दुरुस्त किया जा पाएगा, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के उन सब जो भीतर हमारे समाज के बीच में जो दुष्प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है उसको सुधार करने में लगे हुए हैं। तमाम सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। तो हमें आश्वस्त रहना चाहिए कश्मीर की स्थिति को देख करके कि नॉर्थ ईस्ट में भी हालात जो है वो उतने बिगड़े हुए नहीं है जितने कश्मीर में थे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब नहीं है। बहुत जल्दी वो सब चीजें जो है माहौल बनेगा और वो सब चीजें ठीक हो।